हेलो एवरीवन। हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस लेक्चर में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वर्ड कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। तो कोऑपरेटिव मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना और किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करना। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब हुआ एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कुछ लोग एक साथ मिलकर अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और इनका जो उद्देश्य होता है एक साथ आके काम करने का, वो होता है सारे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सब लोग साथ में मिलके काम करना चाह रहे हैं, उनका वेलफेयर। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बिगिनिंग इंडिया में इसीलिए हुई थी क्योंकि जब एक आदमी अकेला काम करता है तो उसे अलग अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। मोस्टली एक्सप्लॉयटेशन कौन करते हैं? जो मिडिल मैन, जिनको हम बिचौलिए कहते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वही करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टार्ट इसीलिए हुई थी इंडिया में ताकि उसके मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ इंडिया में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। अब जहाँ तक बात आती है सेटअप करने की, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। मिनिमम 10 लोग ज़रूरी हैं एक सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए और उनकी फ्री कंसेंट ज़रूरी है। फ्री कंसेंट मतलब हमने अभी पढ़ा था, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब वो अपनी इच्छा से सोसाइटी के मेंबर बने। मिनिमम अगर 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं तो वो एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स हो गई 10। ऊपर की तरफ देखें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं सोसाइटी में। तो जब सोसाइटी फॉर्म होती है तो सभी मेंबर्स कुछ ना कुछ अमाउंट इकट्ठा करेंगे और हर एक मेंबर को उसके अमाउंट के बदले शेयर्स इशू किए जाएंगे सोसाइटी में। अब एक बार सोसाइटी रजिस्टर हो गई तो वो एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाती है। अब इस वर्ड का मतलब समझना ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स ढेर सारे अलग अलग होते हैं बट सोसाइटी एक अलग आइडेंटिटी ले लेती है एज पर द एक्ट। ये आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। मेंबर्स ज़रूर मालिक होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बट सोसाइटी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है जिसके नाम पर ही बिजनेसेस होते हैं। हमने मोटा मोटा समझ लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया में अगर हम सोचें कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो काम कर रही हैं, तो सबसे पहले मैक्सिमम लोगों का ध्यान जाता है अमूल के ऊपर। ये एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आज की डेट में करीब 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इसके ओनर हैं। द सोसाइटी इज टुडे जॉइंटली ओन्ड बाय 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। स्टार्ट इनकी बहुत छोटे से हुई थी बट बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गई है। बट ये है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरह एक और फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस ब्रांड है। ये एक इंडियन वुमेन कोऑपरेटिव है और इसे 7 महिलाओं ने मिलकर स्टार्ट किया था। आज की डेट में श्री महिला गृह उद्योग के 43,000 से ज़्यादा वुमेन मेंबर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। दोनों के केस में अगर देखें, अमूल के केस में भी और लिज्जत पापड़ के केस में भी, बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स एक मेन थीम सामने आती है। यहाँ जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने काम चालू किया, क्योंकि अकेले बेचते तो बहुत कम पैसा कमा पाते। आज की डेट में देखिए अमूल कितना सारा काम कर रहा है, किस लेवल पे सेलिंग कर रहा है। वो इंडिविजुअल मेंबर्स भी आज बहुत फ़ायदे में हैं। इसी तरह लिज्जत पापड़ को स्टार्ट किया गया था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आज की डेट पे देखें तो श्री महिला गृह उद्योग का बिजनेस करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है पर एनम। ये 2 प्राइम एग्जाम्पल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के भारत में। ऐसे हज़ारों
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं अलग अलग हिस्सों में देश के। अब हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वॉलंटरी मेंबरशिप। ये हमने अभी देखा था, मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट एनी टाइम एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज और हर डिज़ायर। जब चाहे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे आप इसे छोड़ सकते हैं। सोसाइटी की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होता है आपको कब ज्वाइन करना है या कब छोड़ना है। एज पर द एक्ट कुछ प्रोसीजर्स बनी हुई हैं मेंबर्स के लिए। जब भी उन्हें अगर छोड़ के जाना है सोसाइटी तो उन्हें एक नोटिस देना पड़ता है सोसाइटी को कि वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा मेंबरशिप सभी के लिए ओपन होती है। कोई भी इन सोसाइटीज़ में मेंबर्स बन सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। फीचर नंबर 2 है लीगल स्टेटस। सो हमने भी क्या देखा था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनकी अपनी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी होती है। और वो आइडेंटिटी उनको क्यों मिलती है? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो सोसाइटी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, किसी को अगर लीगल केस में सू करना है वो कर सकती है, और दूसरे लोग भी इसे सू कर सकते हैं अगर चाहें तो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं होता किसी भी मेंबर के आने जाने से। नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मेंबर्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने जेब से सोसाइटी के डेट्स को चुकाएं। जो भी उन्होंने शुरू में कैपिटल लगाई है वो ही उनकी मैक्सिमम रिस्क होगी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी इज फीचर नंबर 3। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है सोसाइटी को कैसे चलाना है, डे टू डे काम कौन करेगा, सोसाइटी का मैनेजमेंट किसके पास होगा। सो इसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी का गठन किया जाता है। ये काम भी वॉलंटरी होता है। इसके लिए इन मैनेजिंग कमेटी के लोगों को कुछ पैसा एडिशनल नहीं मिलता है। वो काम अपनी जिम्मेदारी समझकर सोसाइटी के भले के लिए करते हैं। अब ये मैनेजिंग कमेटी जो होती है इसके मेंबर्स को सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो वोटिंग के जरिए चुनते हैं। तो सारे मेंबर्स मिलके वोट देते हैं जिसके थ्रू मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को चुना जाता है। और जब सारे मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं मैनेजिंग कमेटी के, तो मैनेजिंग कमेटी एक ऑफिशियली फॉर्म हो जाती है। और चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये मैनेजिंग कमेटी को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वोट देने के जरिए चुना जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि सोसाइटी का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक होता है। सो फीचर नंबर 4 है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करती है मैनेजिंग कमेटी, और मैनेजिंग कमेटी को चूज करते हैं सारे मेंबर्स मिलके वोटिंग के जरिए। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। तो ये भी हमने भी देखा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि सभी मेंबर्स म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करें और सबका वेलफेयर हो सके। सो द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स द वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, इन सब कामों के बाद अगर सोसाइटी कुछ सरप्लस जनरेट करती है, मतलब कुछ पैसा एडिशनल कमाती है, तो उस पैसे को डिविडेंड के रूप में मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है एज पर द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। सो इसेंशियली बाय लॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम बनाए हुए हैं सोसाइटी ने, उसका एक कंपाइलेशन होता है। सर्विस मोटिव हो गया हमारा फीचर नंबर 5। अब देखेंगे फायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। पहला फायदा है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ काम करता है जिसे कहा जाता है वन मैन वन वोट। सोसाइटी का हर एक मेंबर का एक वोट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेंबर की पावर सोसाइटी में सेम होती है। भले ही किसी मेंबर ने ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया हो इनिशियली और दूसरे मेंबर ने कुछ कम पैसा कंट्रीब्यूट किया हो, बट वोटिंग राइट सबके इक्वल होंगे। हर एक आदमी का अपना एक वोट होता है।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस का। मेरिट नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने अभी समझा ही था। मैक्सिमम मेंबर्स की लायबिलिटी होती है जितना भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बस उतनी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कभी कुछ पैसा उधार लेके रखा है तो मेंबर्स को ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पर्सनल एसेट से पैसा चुकाएं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। थर्ड वन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या देखा था हमने, या पार्टनरशिप के केस में भी ये देखा था कि अगर डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की, वो बैंकरप्ट हो जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े हो जाते हैं। कई बार बिजनेस को बंद भी करना पड़ जाता है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेंबर्स कितने भी आते जाएंगे जाते जाएंगे बट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती जाएगी। सो ये मेंबर्स के लिए बेनिफिट कैसे हुआ, जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई एक मेंबर की डेथ हो गई तो हमारा तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। मेरिट नंबर 4, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। तो हमने अभी देखा था जो मैनेजिंग कमेटी को चूज़ किया जाता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली अपना सर्विसेज ऑफर जो करते हैं उसके लिए कुछ पैसा नहीं लेते हैं। इसे ऑनररी सर्विस कहा जाता है। सो सोसाइटी को ये खर्चा नहीं होता है कि उसे अलग अलग एम्प्लॉयज़ बैठा के उन्हें सैलरी देना पड़े। एंड सेकेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन फोकस होता है वो एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों को हटाना होता है। इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलके एक संस्था फॉर्म करते हैं ताकि मिडिलमैन्स को अलग कर दिया जाए और डायरेक्ट हम मार्केट में सामान बेच पाएँ। इससे होता यह है कि कॉस्ट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाती है बिजनेस की। सो इसेंशियली ये मेरिट ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। मेरिट नंबर 5, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब सरकार भी इस टाइप के बिजनेसेस में इंटरेस्ट लेती है क्योंकि एक तो ये मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं और दूसरा डेमोक्रेटिक तरीके से मेंबर्स का चुनाव होता है। सारे काम बहुत इम्पार्शली होते हुए दिखते हैं। तो गवर्नमेंट समय समय पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट करती हैं। सो टैक्सेस जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर वो कम लगते हैं। इन्हें काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इन्हें कोई लोन चाहिए तो इन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिल जाता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। हमने शुरू में देखा था सिर्फ 10 मेंबर्स चाहिए और एक बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक अपनी सोसाइटी बना सकते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912। ऑन द फ्लिप साइड कुछ लिमिटेशंस भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। अब जो भी पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इनिशियली आता है वो जनरली कैपिटल कंट्रीब्यूशंस के फॉर्म में आता है। सब मेंबर्स कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं शुरू में, बट वो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरी तरफ सोसाइटी जनरली डिविडेंड जो देती है वो बहुत ज़्यादा नहीं देती है। मोस्टली पैसा बचा के रखा जाता है क्योंकि भविष्य में काम आए। तो अगर कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ सोसाइटी सही फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है ज्वाइन करने के लिए। जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। लिमिटेशन नंबर 2 इज़ इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब हमने अभी बात की थी कि जो भी सोसाइटी में काम करने वाले होते हैं वो अपनी ऑनररी सर्विसेज देते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, बट ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल्स ही हों। तो जो आदमी फाइनेंस संभाल रहा हो ज़रूरी नहीं हो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो या बहुत क्वालिफाइड हो अपनी फील्ड में। तो मैनेजमेंट करने के तरीके में कई बार इनएफिशिएंसी देखी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में। इनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स या मैनेजर्स को हायर कर लें और अच्छी सैलरी दे के उनसे काम करवा लें। जो भी काम करते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स ही करते हैं और इस कारण से इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट एक समस्या बनी रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ। लिमिटेशन नंबर 3 इज लैक ऑफ सीक्रेसी। अब बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज पर द एक्ट अपने सारे अकाउंट्स डिस्क्लोज करने ही पड़ते हैं,
तो जब भी मीटिंग होती है मेंबर्स के बीच में तो सारे के सारे मेंबर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, कितना बिक्री की, कितना बिजनेस आया, क्या क्या आगे के प्लान्स हैं, और चांसेस रहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो जाए। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतनी सीक्रेसी आपको नहीं मिलेगी जितनी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में दिखती है। लिमिटेशन नंबर 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। अब एक तरफ तो हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, टैक्सेस कम ले लिए, सब्सिडीज दे दी। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे इनडायरेक्ट कंट्रोल रखने की कोशिश करती हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रेगुलेशंस को स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। इंडिया के हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना अलग ऑफिस होता है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे जितनी भी महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी वो महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दफ्तर में ही रजिस्टर होंगी। कर्नाटका की कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं होगी। सो जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन बेचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी बहुत झेलनी पड़ती हैं। कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट की तरफ से काम करने लग जाते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट में काम करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर लिमिटेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बहुत सारे मेंबर्स जहाँ भी होंगे वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना लाजमी है। कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें सबकी अपनी अपनी अलग राय होती है, अपने अपने अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, जिससे फिर डिसीजन मेकिंग में बहुत तकलीफ होती है, काम टाइम पे नहीं हो पाते हैं। फिर कुछ लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं कुछ मेंबर्स के, उसके चलते वो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। सो वहाँ ये जो वेलफेयर मोटिव है वो वाला पर्पस पूरा सोसाइटी का डिफीट हो जाता है। सो ये कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में देखने को मिलती हैं। तो हमने पढ़ लिए बेनिफिट्स, फीचर्स और लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग अलग टाइप की हो सकती हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस। किस टाइप का काम कर रही है सोसाइटी, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की सोसाइटी फॉर्म की जा सकती है। पहले हम देखेंगे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इनका काम क्या होता है, कंज्यूमर्स जैसे आप और हम जैसे उपभोक्ता जो हैं, जो सामानों को परचेज करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम इस तरह की सोसाइटीज करती हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें किराना हर हाउस होल्ड को लगता ही है, हर महीने परचेज करना ही होता है। तो मान लीजिए ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मिलके साथ में एक सोसाइटी फॉर्म कर लें जिसमें शुरू में कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी जाए। उस कैपिटल के थ्रू सोसाइटी जाके होलसेल मार्केट से सामान लेके आ जाए और अपने मेंबर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट रख के सामान बेच दे। तो मेंबर्स के लिए फायदा क्या हुआ इसमें, उन्हें एक तो अच्छे रेट्स मिल गए सस्ते दामों पे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया। तो जो भी प्रॉफिट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कमाती हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, या फिर जितनी भी उन्होंने परचेज की है उसके हिसाब से। जिसने ज़्यादा परचेज की उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा एज डिविडेंड्स, जिसने कम की है उसे थोड़ा कम मिलेगा। इसी तरह किसी ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उसे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जिसने कम की है कंट्रीब्यूट उसे कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। सो ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 2 इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए इस टाइप की जो सोसाइटीज हैं उन्हें स्टार्ट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे स्केल पे कम क्वांटिटी में सामान बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप की सोसाइटीज़ को फॉर्म किया जाता है। तो अगर आप बहुत छोटे स्केल पे कुछ चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए घर से ही पापड़ बना रहे हैं या अगरबत्ती बना के बेच रहे हैं, अकेले आप कितना काम कर सकते हैं और फिर उसको जाके बेचेंगे तो बिकेगा नहीं बिकेगा सामान। इससे बेटर है आप सोसाइटी ज्वाइन कर लें या कुछ ऐसे लोग जो साथ में मिलके इस तरह का काम कर रहे हैं वो एक सोसाइटी फॉर्म कर लें। जब वो मेंबर बन जाते हैं इस टाइप की सोसाइटी के तो उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली चीज तो वो जो भी उनको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लगता है वो सस्ते दामों पे मिल जाता है। तो अगर हम एग्जांपल से समझें, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है
जो पापड़ बनाने वाले छोटे प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है। तो अगर आप उस सोसाइटी के मेंबर्स बन जाते हैं और इनिशियली कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप उस सोसाइटी से अपने पापड़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हैं और भी जो दूसरी चीज़ें लगती हैं उनको भी परचेज कर सकते हैं और काफ़ी कम दामों पे मार्केट के मुकाबले। इसके अलावा आपका जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो आपसे आपका आउटपुट भी ले लेते हैं जो भी आपने प्रोड्यूस किया है। सो सोसाइटी का काम सिंपल है, आपको सारा रॉ मटेरियल मिल गया कम कीमत पे, आपने प्रोडक्शन किया सामान का और वापस सोसाइटी को दे दिया। सोसाइटी के अपने पहले से ही क्लाइंट बने हुए हैं जिनको वो पापड़ सप्लाई कर रहे हैं। सो इसमें एज अ मेंबर आपका फ़ायदा क्या हुआ? ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए, एंड आपका सामान भी फटाफट बिक जाता है। अकेले काम करें तो ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। सो ये टाइप की जो सोसाइटी होती हैं इन्हें प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अगेन सोसाइटी जो भी प्रॉफिट कमाती है ये सब काम करके, जब वो आपको रॉ मटेरियल सेल करती है सोसाइटी तो एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं सेल करती है, थोड़ा सा प्रॉफिट सोसाइटी भी रख लेती है उसमें से ताकि उसके भी खर्चे निकल जाएं और कुछ प्रॉफिट भी वो कमा सके। बट इवेंचुअली वो प्रॉफिट मेंबर्स में ही बढ़ता है आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड आफ्टर कीपिंग सम मनी अपार्ट फ्यूचर के लिए। और वो जो पैसा बढ़ता है वो सेम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही बढ़ता है, और या फिर कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो पर्टिकुलर मेंबर, उसके बेसिस पे भी प्रॉफिट्स को बांटा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन सोसाइटी का काम होता है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट बिकवाया जा सके। इन सोसाइटीज का काम सिंपल यही होता है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के लिए रीजनेबल प्राइस चाहते हैं कि उनका सामान सही रेट पे बिक जाए। तो हमने अभी शुरू में अमूल का एग्जांपल देखा था, वो कुछ इसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जितने भी छोटे छोटे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना भी दूध प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में अपने तबेले से, उसे वो अमूल को दे देते हैं। अमूल जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब इसके लिए उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ता क्योंकि वो एक मेंबर हैं। तो जो भी उनका आउटपुट आ रहा है, जितना भी दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो अमूल की गाड़ी आती है उनके घर से, वो दूध को लेके फैक्ट्री पे पहुंच जाती है जहाँ पे पास्चराइजेशन के तरीके से और अलग अलग टेक्निक से दूध को ग्रेड करके अलग किया जाता है, पैकेज किया जाता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे के सारे मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, सब कुछ काम कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। एक इंडिविजुअल आदमी को अगर ये सब काम करना पड़े तो कितना मुश्किल होगा और फिर सामान को बेचना भी कितना मुश्किल होगा। इसीलिए इतने सारे किसान जो कोई छोटे, मीडियम, बड़े लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली अमूल को सेल कर देते हैं। और बिकॉज अमूल प्रिडोमिनेंटली एक ऐसी संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य बिल्कुल प्रॉफिट कमाना ही हो, तो इन छोटे प्रोड्यूसर्स को अच्छे प्राइसेस भी मिल जाते हैं। अब जो भी प्रॉफिट बचता है वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज पर कितना कितना आउटपुट हर एक मेंबर दे रहा है। सो जो मेंबर ज़्यादा दूध सप्लाई कर रहा है उसे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कम कर रहा है उसे रिलेटिवली कम प्रॉफिट मिलेगा। सो ये काम हो गया मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। नेक्स्ट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनका काम होता है फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कैसे? पहली चीज तो इन्हें रीजनेबल कॉस्ट पे जो कृषि में लगने वाले इनपुट्स होते हैं, बीज, खाद जैसी चीजें रीजनेबल दाम पे मिल जाएं। सो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसे फार्मर्स हैं जो कि एक साथ मिलके फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वो बड़े स्केल पे खेती कर पाते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं। तो एक बार सोसाइटी बन गई तो वो जाके बल्क में अच्छी क्वालिटी के सीड्स ले आती है, फर्टिलाइजर्स ले आती है, मशीनरी भी ले आती है, अदर मॉडर्न टेक्निक्स जो हो सकती हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए वो भी अपने मेंबर्स को मुहैया कराती है। सो एक तो फार्मर की इससे यील्ड बढ़ जाती है, यील्ड मतलब जो पैदावार आती है खेती की वो बढ़ जाती है। और उनके जो दूसरे प्रॉब्लम होते हैं फ्रेगमेंटेड फार्मिंग करने के कारण, मतलब उनके जो छोटे छोटे लैंड साइज होते हैं तो ज़्यादा फसल उत्पादन कर नहीं पाते, थोड़ी सी फसल को कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो ये जब मेंबर्स एक साथ मिल जाएं और एक सोसाइटी बना लें तो इनका प्रोडक्शन बहुत सारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है और फिर उस केस में सभी किसानों को फायदा हो जाता है।
और जो भी नए किसान जुड़ना चाहें इस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी से, उनको भी बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती है फ्रॉम डे वन। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो हमें बहुत कॉमनली दिखती है। इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल काम, सारे मेंबर शुरू में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो एक कंसोलिडेटेड फंड बन जाता है। फिर इसमें से किसी भी मेंबर को अगर लोन चाहिए हो तो उसे फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है लोन के फॉर्म में। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम यही होता है कि अपने मेंबर्स को वो बचाए उन टाइप के लेंडर से जो कि बहुत हाई रेट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी इस टाइप की सोसाइटी के मेंबर्स को ज़रूरत पड़ती है उन्हें लोन आसानी से मिल जाता है और कम रेट पे मिल जाता है। सो ये है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड फाइनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। अब डिपेंडिंग ऑन आप किस शहर में रहते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी। आप अगर मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो वहाँ आपको बिल्डिंग्स के फॉर्म में सोसाइटीज़ मिल जाएंगी। और अगर आप नागपुर, कानपुर, भोपाल जैसे किसी टाउन में रहते हैं तो वहाँ आपको इंडिविजुअल हाउसेस की जो कॉलोनीज़ होती हैं उस फॉर्म में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल जाएंगी। सो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई इसलिए जाती हैं ताकि वो लोग जिनके पास लिमिटेड इनकम है वो अपना घर बना सकें एट रीजनेबल कॉस्ट। तो जनरली इस टाइप की सोसाइटी के मेंबर्स वो लोग होते हैं जिन्हें अपना खुद का मकान बनाना है पर कम दाम पे या रीजनेबल कॉस्ट पे। तो इस केस में इस टाइप की जो सोसाइटीज़ होती हैं वो या तो डायरेक्ट फ्लैट्स बना के दे देंगी अपने मेंबर्स को, और या फिर उन्हें प्लॉट्स प्रोवाइड करेंगी डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की सिटी में आप रह रहे हैं। एक बार आप घर बना लेते हैं, सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, तो उससे भी आपको बड़े सारे फायदे होते हैं एज अ मेंबर। एंड आर्ग्यूबली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमें देखने को मिलेंगी इंडिया में। मेट्रो टाउन्स में जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आती हैं। हर फ्लैट का जो ओनर है वो उस सोसाइटी का मेंबर होता है और सारे मेंबर्स मिलके एक मैनेजिंग कमेटी को फॉर्म करते हैं वोटिंग के जरिए, और वो मैनेजिंग कमेटी डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करती है सोसाइटी के लिए। सो हमने पढ़ लिए 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।